मैं होटल के कमरे में बैठा शाम का अखबार पढ़ रहा था। जगह जगह खबरों में ढाका फॉल पर खुशी का इजहार किया गया था। मैंने अखबार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ठीक 10 बजे रात दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खद्दर पोश उधेड़ उम्र का आदमी हाथ में ब्रीफकेस उठाए खड़ा था। पहली नजर में मुझे वो कोई कांग्रेसी लीडर लगा। उसने मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कहा, मिस्टर राजा राम तिवाड़ी आप हैं? मैंने दरवाजा खोल दिया। जी हाँ। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया और ब्रीफकेस खोलते हुए बोला, हमें अपनी दुकान के लिए आपकी फर्म की मसनूआत की जरूरत है। मैंने अपने ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे दिखाया तो वो मुस्कुराया और उसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मेरे सामने कर दिया, जिस पर B69 के हिंद से लिखे हुए थे, मिस्टर तिवाड़ी। उसने शनाख्ती कार्ड ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं उसके साथ होटल से बाहर आ गया। बाहर उसकी छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे लेकर एक सुनसान सड़क पर रवाना हो गया। वो खामोश था। पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे का सुराग लगाने की मुहिम मुझे गहराइयों में उतारे चले जा रही थी और अभी तक मैं मामले की तह तक भी ना पहुंच सका था। तिरसनापली के मज़ाफात में से गुजरने वाली सड़क पर मौत का सा सन्नाटा था। कार फर्राटे भरती उड़ी जा रही थी। एक जगह गाड़ी रोककर वो बोला, यहाँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, ये बहुत जरूरी है। एतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई। अब कार आगे रवाना हुई तो किसी चौक में पहुंचकर उसने गोल दायरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक समत को रवाना हो गई। ये इसलिए किया गया था कि मैं आसानी से रास्ता तलाश न कर सकूं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कार किस समत जा रही है। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कार किसी सुरंग में दाखिल हो गई है। इंजन की आवाज गूंजने लगी थी। मैं खामोश बैठा रहा। इस सुरंग में कोई 5 मिनट चलने के बाद गाड़ी एक जगह घूम कर रुक गई। फिर वो शख्स मेरा हाथ थाम कर एक जगह सीढ़ियां उतरने लगा। यहाँ एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मेरे साथी ने कहा, अब पट्टी की जरूरत नहीं है। मैंने पट्टी हटाकर देखा कि मेरे गाइड एजेंट ने चेहरे पर एक ऐसा स्याह नकाब पहन रखा था कि उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। बाकी सारा चेहरा उस स्याह नकाब में छुप गया था। एक ऐसा ही नकाब उसने मेरे चेहरे पर भी डाल दिया था। हम एक तंग राहदारी में चलने के बाद एक गोल कमरे में पहुंच गए। जहाँ वस्त में एक मेज थी। दीवार के साथ 4 कुर्सियां थी। एक गोल कुर्सी मेज के पीछे भी थी। मेरा साथी मुझे उस कमरे में छोड़कर चला गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवार में छत के करीब एक चौखटा लगा हुआ था। उसमें से ताजा और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। माहन दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। उसने फौजी वर्दी पहन रखी थी, मगर कांधे पर ओहदे का निशान नहीं था। उसका चेहरा भी निकाब में छुपा हुआ था। सर के बाल सफेद हो रहे थे। वो मेज के पीछे वाली गोल कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलकर एक फाइल निकाली और दीवार पर लगी मरकरी लाइट में उसका मुताला करने लगा। फिर मेरी तरफ देखे बगैर अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नारूमनी, मेरे पास तुम्हारा फुल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी तो जान हवा हो गई। वो बोला, तुम्हें इस अहम तरीन मिशन के लिए खास तौर पर इसलिए चुना गया है कि तुम इंडियन आर्मी में रहकर 4 साल की कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हो। तुम्हें मुक्ति बाहिनी के भेस में ढाका भेजा गया, जहां तुम्हारा रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा। तुमने मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगालियों के दिल में मुसलमान पंजाबियों के खिलाफ जिस कामयाबी से नफरत के बीज बोए और तखरीबी तहरीक चलाई, वो भी इस मिशन के लिए तुम्हारे इंतखाब की वजह बनी है। अब तुम्हें इसी किस्म का मगर इससे भी ज्यादा अहम और नाजुक मिशन सौंपा जा रहा है। तुम इस सिलसिले में कलीदी रोल अदा करने वाले हो। तुम जालिंधर के हिंदू होते हुए भी हिंदी और संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी और इस्लामी उलूम में भी महारत रखते हो। ये बात भी तुम्हारे हक में जाती है। तुम्हारा असली नाम सिवाय मेरे और हमारे इंटेलिजेंस बॉस के और किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम तुम्हें कर्नल नारूमनी के नाम से ही याद किया करेंगे। तुम इस वक्त जिस जेर जमीन मकाम पर हो, इसे तुम पाकिस्तान पर आखिरी और कारी जर्ब लगाने वाला कारखाना कह सकते हो। यहाँ जौहरी तवानाई हासिल करने के बाद हुकूमत की जेर सरपरस्ती हाइड्रोजन बम पर इब्तिदाई रिसर्च हो रही है। लेकिन इस वक्त जहाँ भारत के लायक तरीन साइंसदानों की निगरानी में हम ऐसी इनकलाब अंगेज गोलियां तैयार करने में कामयाब हो गए हैं जो किसी इंसान को खिला दी जाएं तो उसके ख्यालात उसके दिली अकायद के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। इस गोली का असर खुसूसियत के साथ इंसान के तहत शऊर में रहने वाली सियासी नजरियात पर होता है। इस खतरनाक दवा का तजुर्बा हम मशरकी पाकिस्तान में कर चुके हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगाली लीडर भी नजरिया पाकिस्तान के दुश्मन बन गए थे। ये हमारी इन्हीं गोलियों का असर था, लेकिन हमारे पास इसकी मिकदार बहुत कम है, इसलिए हमने इन गोलियों को बड़े बड़े लीडरों पर ही इस्तेमाल किया है। हमारे जासूस मगरबी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगरबी पाकिस्तान में जितने लीडर मुसलमान होते हुए भी इस इस्लामी मुमलिकत की मुखालिफत कर रहे हैं और उसे तोड़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे जासूस ये गोलियां खिला चुके हैं। इन गोलियों की तैयारी पर कसीर सरमाया और तवील अरसा लगता है। चुनाचे हम
इसे कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं और इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि मगरबी पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सूबों के दरमियान मुनाफरत फैलाई जाए, खास तौर पर सिंध, सूबा सरहद और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा भड़काया जाए। फौजी एजेंट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इतनी खतरनाक तरीन और घिनौनी साजिश में मसरूफ हैं। फौजी एजेंट सिगार सुलगाकर कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। मैं खामोश सर झुकाए बैठा था। वो अपनी कुर्सी के पास आकर रुक गया और मेरी तरफ देख कर बोला, तुम्हें हर किस्म की सहूलत दी जाएगी, पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। तुम्हें पाकिस्तान में मौजूद उस भारतीय एजेंट का खुफिया एड्रेस भी दे दिया जाएगा जिससे तुम्हारी मुलाकात जरूरी समझी जाएगी। मैंने जरा खांस कर अपनी जबान खोली। सर, हम पाकिस्तान के बरसरे इक्तदार लोगों को ये गोलियां क्यों नहीं खिला देते? नकाबपोश फौजी एजेंट एक पल के लिए मुझे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर बोला, मुझे तुमसे इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान के किसी आला सरकारी अफसर को गोली खिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी बेशकीमत गोली जाया हो जाएगी। गोली खाने के बाद जब उसके सियासी नजरियात उल्टे हो जाएंगे और वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करने लगेगा या कोई कार्रवाई करेगा तो उसे फौरन उस ओहदे से हटाकर नजरबंद कर दिया जाएगा। इसके बरक्स हिज़्ब मुखालिफ के सियासी लीडरों पर यह नुस्खा कामयाब रहेगा, क्योंकि जब हिज़्ब मुखालिफ का कोई लीडर हुकूमत या मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। हुकूमत जब उन्हें जेल में डालती है तो लोग उसके खिलाफ रद्द अमल का इजहार करते हैं। मुल्क में शोरिशें होती हैं, हुकूमत के खिलाफ एक फजा बनने लगती है और ये बात हमारे हक में जाती है। हम तुम्हें चंद गोलियां साथ ले जाने के लिए जरूर देंगे जो तुम पाकिस्तान के कुछ ऐसे सियासी लीडरों को खिला दोगे जिन पर पहली गोली का असर कुछ जायल हो रहा है और वो किसी वक्त पाकिस्तान के हक में बयान देने लगते हैं। बहरहाल तुम्हें अभी कुछ देर तिरचिनापली में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि इन काया पलट बेशकीमत गोलियों की तीसरी खेप तैयार करने में हमें वक्त लगेगा। मैंने अब कोई सवाल न किया। मुझ पर अचानक पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे मुहय्यरुल उकूल और सरीउल असर लेकिन नापाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ था कि मैं गुंग सा होकर रह गया था। फौजी एजेंट बैठ गया। उसने फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रखी, सिगार एस्ट्रे में मसल दिया और बोला, तुम कृष्णा होटल में राजा राम तिवाड़ी के नाम से ही रहोगे, लेकिन दिन में किसी वक्त मार्केट में जाकर अपनी जाली प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के लिए ऑर्डर लेने की भी कोशिश किया करोगे ताकि किसी को तुम पर शक न हो, क्योंकि यहाँ CIA के एजेंट भी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हारे खर्चे के लिए रकम तुम्हें कल रात तुम्हारे कमरे में पहुंचा दी जाएगी। उसने मेज पर अपने दोनों हाथ रखे और मेरी तरफ देखते हुए बोला, कर्नल नारूमनी, हमने इस नई हैरत अंगेज साइंसी इजाद यानी काया पलट गोलियों का नाम V2 रखा है। जैसा कि तुम जानते हो, V2 दूसरी जंग अजीम में जर्मनों का वो रॉकेट था जिसने लंदन शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। हम इस हथियार की मदद से वही सुलूक पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। मैंने यूं ही कह दिया, सर, क्या इस गोली का कोई तोड़ भी हमने दरियाफ्त किया है या नहीं? वो पत्थर के बुत की तरह मुझे देखने लगा। नकाब के पीछे उसकी नस्वारी आंखें लोमड़ी की आंखों की तरह चमक रही थी। कहने लगा, हाँ, इसका एक तोड़ भी है, लेकिन तुम्हें इस तोड़ से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। गुड लक पाम ऑयल नारूमनी। ये कहकर वो कुर्सी से उठा, ब्रीफकेस हाथ में लिया और कमरे से निकल गया। मुझ पर हैरत और अंदेशों ने यलगार कर दी। इस मुल्क में मेरे वतन अजीज के खिलाफ जिस किस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाला तखरीबी मंसूबा बनाया जा चुका था, उसका मुझे गुमान तक नहीं था। मुझे इस मंसूबे का इल्म हो जाने की ताबीर यही थी कि मशीयत पाकिस्तान के हक में थी और वो उसे हमेशा कायम व दायम और फलता फूलता देखना चाहती थी। मेरे अंदर पाकिस्तान को इस घिनौनी साजिश से बचाने का जज्बा सहचंद हो गया था। मैंने फैसला कर लिया कि अगर मौका मिला तो ये काया पलट गोलियां भारत के किसी लीडर को भी खिलाने की कोशिश करूंगा। अगरचे मुझे मालूम था कि ये गोलियां कलील तादाद में तैयार हो रही हैं और मुझे कम से कम तादाद में ये इनकलाबी गोलियां दी जाएंगी। मुझे इस इंकशाफ पर कोई हैरत न हुई कि पाकिस्तान में दुश्मन एजेंट अपनी तखरीबी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ये तो हर मुल्क में होता है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंट की हैसियत से दाखिल होते वक्त मुझे पाकिस्तान में मौजूद किसी एक एजेंट का पता दे दिया जाएगा। उसे गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी हुकाम उसके दूसरे साथियों का खोज भी लगा लेंगे। इस काया पलट गोली का नाम V2 उस भालू नुमा इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खूब रखा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं इस V2 का रुख उसके अपने मुल्क भारत की तरफ करने का इरादा रखता हूँ। दफतन मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरा निकाब पोश गाइड खड़ा था। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी, तुम्हारी वापसी का वक्त हो गया है। मैं खामोशी से उठा और राहदारी में से गुजरता उस कमरे में आ गया जहाँ मुझे नकाब पहनाया गया था। जहाँ मेरा नकाब उतार कर मेरी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और हम जेर जमीन राहदारियों में से गुजरते सुरंग में उस
जगह आ गए जहां मेरे गाइड की कार खड़ी थी। कार रवाना हो गई। कुछ देर बाद कार रुक गई और जब मेरी आंखों से पट्टी उतार दी गई तो मैं उसी सड़क के किनारे मौजूद था जहां पहली बार पट्टी बांधी गई थी। मैंने दरख्तों को देखकर कोई निशानी याद रखने की कोशिश की, मगर रात के अंधेरे में मुझे दिक्कत पेश आ रही थी। फिर सारे नारियल के दरख्त थे और एक ही जैसे थे। सड़क कच्ची और फिर यहाँ मेरी आंखों पर से पट्टी खोलने से पहले कार को 6-7 बार घुमाया गया था। ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैं सड़क पर किस तरफ से आया था। कार तेजी से मेरे होटल की तरफ उड़ी जा रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और लेट गया। सोचने लगा कि भारत एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम भी बना रहा है और ये सारी तैयारियां पाकिस्तान को खत्म करने के लिए की जा रही हैं। मुझे भारत के इस जौहरी और कातिल मंसूबे को भी नाकाम बनाना था। ये मेरा एक अलग कमांडो मिशन था जिस पर मैं पहली फुर्सत में अमल पैरा होना चाहता था, लेकिन फिलहाल मुझे V2 से निपटना था और भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान में तखरीबकारी में मसरूफ भारतीय एजेंटों को इस तरीके से गिरफ्तार करवाना था कि मुझ पर जरा सा भी इल्जाम ना आ सके और सारी कार्रवाई महज एक इत्तेफाक ही लगे। अगले रोज फौजी एजेंट की फरमाइश के मुताबिक मैं ब्रीफकेस में प्लास्टिक की मसनूआत डालकर मार्केट की तरफ निकल गया। एक दुकानदार से ऑर्डर भी ले लिया। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हुए तिरुचिरापल्ली के लोगों को आते जाते देखने लगा। मैं उस जेर जमीन फैक्ट्री को धमाके से उड़ाना चाहता था जहां V2 नाम की नजरियात पलट गोलियां तैयार होती थीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो फैक्ट्री किस मकाम पर है और वहां तक कौन सा रास्ता जाता है। दोपहर का खाना मैंने बाहर ही खाया। उसके बाद एक सिनेमा घर में तमिल फिल्म देखने घुस गया। बहुत बोर फिल्म थी, जबान भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रक्स बड़े क्लासिकल थे। शाम को होटल वापस आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। रात देर तक जागता रहा, इसलिए जल्द ही नींद आ गई। उठा तो रात के 9 बज रहे थे। खाना हस्बे मामूल कमरे में ही मंगवा कर खाया। कॉफी की चुस्कियां ले रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही खद्दर पोश गाइड खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ लिफाफा बढ़ाकर बोला, आपकी डाक है। लिफाफा देकर वो वापस चला गया। उस लिफाफे में इंडियन करेंसी के 5000 रुपए थे। कुछ रकम मेरे पास पहले मौजूद थी। मैंने सारे नोट अपने बटवे में रख लिए। 11 बजे रात तक एक अंग्रेजी नॉवल पढ़ता रहा जो मैंने मार्केट से खरीदा था। फिर सो गया। सुबह उठा तो दिन काफी निकल आया था। खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने कपड़े बदले और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। जब मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए होटल से बाहर आया तो 10 बज रहे थे। मैंने टैक्सी ली और तिरुचिरापल्ली के इलाके की एक शानदार मार्केट में पहुंच गया। यहाँ भी चल फिर कर 1-2 दुकानदारों से अपनी नकली फर्म के लिए कुछ ऑर्डर लिए और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीने लगा। तिरुचिरापल्ली के रेस्टोरेंट और उनकी फजा मुझे बहुत पसंद आई थी। इन रेस्टोरेंटों में ऊद और अगरबत्तियों की खुशबू हर वक्त रची बसी रहती। यहाँ सफेद संगी मेजों पर केले के पत्ते बिछाकर खाना दिया जाता था। स्पीकर पर धीमी आवाज में तमिल फिल्मों के रिकॉर्ड बजते रहते। दिन के 11:15 बजे मौसम कुछ गर्म हो गया। सड़क पर नारियल और ताड़ के दुबले पतले छरीरे दरख्तों की छतरियां हवा में लहरा रही थीं। फुटपाथ पर पैदल चलते चलते मैं शहर के निस्बतन गैर आबाद इलाके की तरफ निकल गया। मैंने महसूस किया कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उस आदमी को मैंने पहली बार रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले देखा था। वो फुटपाथ पर बिजली के खंबे के पास खड़ा था। उस तरफ निगाह उठी तो मुझे अपनी तरफ घूरता महसूस हुआ। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। तोंद थोड़ी सी निकली हुई थी। रंग जरा साफ था और लग रहा था कि यह आदमी पंजाब का रहने वाला है। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा तो देखा कि वो आदमी कुछ फासले से मेरे पीछे चला रहा है। मेरा माथा ठनका। मैं भारत के पंजाब में बड़ी तबाहकुन तखरीबी कार्रवाई करके भागा था। एक बार पकड़ा भी गया लेकिन फरार हो गया था। यूं भारतीय इंटेलिजेंस के 2-3 आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ जरूर हो गए थे। मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है भारतीय पंजाब या दिल्ली से कोई भारतीय CID का आदमी मेरी तलाश में तिरुचिरापल्ली आ गया हो। मैं मोहतात हो गया। अगरचे मेरे पास शनाख्ती कार्ड पर B69 का एक तिलिस्मी नंबर लिखा हुआ था जो मुझे भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का खास आदमी साबित करते हुए मुझे बचा सकता था, लेकिन मेडिकल चेकअप 1 सेकंड में मुझे मुसलमान साबित कर सकता था। मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चल रहा था, लेकिन हकीकत में बेहद मोहतात था। मुझे बाएं जानिब एक मंदिर नजर आया। ये एक पुराना मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर एक पुजारी तख्त पर बैठा माला का जाप कर रहा था। औरतें और मर्द पूजा करने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ मंदिर में दाखिल हो गया। जनूबी हिंद के मंदिर बड़े पुरस्कार, घुटे घुटे और तंग और तारीख होते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे दिए जल रहे थे। घंटियां बज रही थी। पुजारी वेदों के मंत्र पढ़ रहा था। मैं भी एक जगह दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल था कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो मंदिर में जरूर आएगा, मगर वो अंदर नहीं आया। मैंने 15 मिनट इंतजार किया। फिर जब बाहर निकलने लगा तो अचानक उसी लड़की पर नजर पड़ी जिसे मैंने पहली बार चिल्ड्रन पार्क में और उसके बाद मार्केट में देखा था और जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। ये लड़की माथे पर तिलक लगाए, बाल
कांधों पर खुले छोड़े, हाथ में पूजा के फूल लिए विष्णु भगवान की पूजा करने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो जरा ठिठक सी गई, फिर खामोशी से मेरे करीब से गुजर कर मूर्ति के स्थान के पास खड़ी हो गई और दिए की जोत जगा कर पूजा करने लगी। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और जल्दी से वापस आकर मूर्ति के सामने वाली दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। जब ये लड़की पूजा करने के बाद वापस जाने लगी तो मैं सोचे समझे मंसूबे के तहत दीवार से हटकर उसकी तरफ बढ़ा और ऐसी अदाकारी की जैसे किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा हूं। लड़की ने बेचैन सा होकर मेरी तरफ देखा और अपनी जबान में कुछ कहा। मैंने मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, मैं तुम्हारी जबान नहीं समझता, शुक्रिया। उसने अंग्रेजी में पूछा कि मुझे चोट तो नहीं आई। यही जुमला मैं उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। मैंने निहायत चर्ब जबानी से काम लेते हुए मौसम और तिरुचिरापल्ली शहर की लड़कियों के हुस्न की बातें शुरू कर दी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती रही। सीढ़ियां उतरकर वो एक तरफ दरख्तों के बीच वाली पगडंडी पर चल पड़ी। मैंने अपनी औकाब जैसी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मेरा दिल जरा सा धड़क उठा। वो कमबख्त अजनबी एक दरख्त के पास खड़ा था और मुझे मंदिर से निकलते देख कर मेरे पीछे पीछे चलने लगा था। अब ये बात साबित हो गई थी कि वो CID का आदमी है और उसे किसी न किसी वजह से मुझ पर शक हो गया है। मैं मजीद इन्हिमाक से लड़की से बातें करने लगा। लड़की मेरी गर्मजोशी पर हैरान और कुछ परेशान भी हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और पंजाब में प्लास्टिक की एक फर्म का एजेंट हूँ। लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो एक तरफ घूम गई। आगे सड़क थी जहाँ एक छोटी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने रुक कर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम मालिनी अय्यर है। मैंने उसे अपने होटल कृष्णा का नाम बताया ही था कि लड़की तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई जहाँ एक दुबला पतला काला ड्राइवर पहले से दरवाजा खोले खड़ा था। वो गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं हाथ हिला हिला कर उसे अलविदा करने लगा। गर्दन खुजाने के बहाने पीछे देखा तो CID का आदमी कुछ फासले पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं सड़क पर जाने की बजाय दरख्तों के बीच से होकर एक तरफ चलने लगा। मैं उस इलाके से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। वो आदमी बराबर मेरा ताक़ुब कर रहा था। ख्याल आया कि क्यों ना इसको अपना तिलिस्मी नंबर बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने भागने का फैसला कर लिया। बाएं जानिब किसी स्कूल की दीवार दरख्तों के साथ साथ जा रही थी। दीवार कद्दे आदम थी मगर मेरे लिए उसे फांदना मुश्किल नहीं था। दीवार के करीब जाकर मैंने उछल कर दीवार की मुंडेर पकड़ी और दूसरी तरफ कूद गया। पीछे तेज तेज कदमों की आवाज आने लगी। ये आवाज उसी भारतीय CID वाले के कदमों की थी। जाहिर है वो मुझे दीवार फांदते देखकर मेरे पीछे भागा था। मैं स्कूल की दीवार की दूसरी तरफ गिरा। ये स्कूल के नौकरों के क्वार्टरों का पिछवाड़ा था और जहाँ दुनिया जहान का झाड़ झनकार उगा हुआ था। एक कुत्ता मुझे देखकर भौंका। 2-4 मुर्गियां कड़कड़ाती हुई इधर उधर भाग गईं। किसी क्वार्टर में से आदमी की आवाज आई और कुत्ता खामोश हो गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। क्वार्टरों से निकलकर तरकारियों की एक छोटी सी खेती को रौंदता हुआ मैं स्कूल के बरामदे में से होकर एक कमरे में घुस गया जहाँ एक काली कलोटी उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो मुझे देखकर डर गई। उसने शोर मचा दिया। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से भागकर जुनूबी बरामदे में आ गया। मेरा ब्रीफकेस मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। इंडियन CID का आदमी मेरे पीछे भागता चला रहा था। मैं स्कूल के अकबी गेट की तरफ दौड़ा। मेरी नजर एक साइकिल पर पड़ी जो गेट की दीवार के साथ खड़ा था। लपक कर मैं साइकिल पर सवार हुआ और बेतहाशा पांव मारता स्कूल के अहाते से सड़क पर निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। देखते देखते मैं 2-3 बाजारों में से गुजर गया। ब्रीफकेस बाएं हाथ में थामने की वजह से साइकिल का हैंडल गैर मुतवाजन होता जा रहा था। फिर भी मैं उसे उड़ाए लिए जा रहा था। मैं इन बाजारों से नावाकिफ था। कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अब मुझे साइकिल छोड़ देना चाहिए था क्योंकि हो सकता था कि ताक़ुब करने वाला किसी रिक्शा या टैक्सी पर मेरा पीछा करने लगा हो। एक जगह सड़क बाएं जानिब घूमी तो मैंने एक टैक्सी देखी जिसमें से सवारियां उतर चुकी थीं और एक आदमी टैक्सी वाले को किराया अदा कर रहा था। मैं तेजी से टैक्सी की तरफ गया। साइकिल एक छकड़े के साथ लगाई और जल्दी से दरवाजा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने अंग्रेजी में कहा। टैक्सी ड्राइवर पैसे बटवे में रख रहा था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, जल्दी चलो रेलवे स्टेशन। नोट देखकर ड्राइवर की बातें खिल गई। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंडियन जासूस कहीं नजर न आया। मैं उसे जुल देने में कामयाब हो गया था। फिर मैंने सर नीचे कर लिया और टैक्सी वाले को तेज चलने की हिदायत की। टैक्सी बड़ी सड़क पर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। मैंने पहली बार इत्मीनान का सांस लिया। दिन का वक्त था। तिरुचिरापल्ली के रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। टैक्सी पार्किंग में जाकर खड़ी हुई। मैं तेजी से निकलकर रेलवे स्टेशन की लॉबी में आ गया और सीधा एक टॉयलेट में घुस गया। सबसे पहले मैंने ब्रीफकेस हाथ से रखकर आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मुंह पर पानी का छींटा मारा, बालों में कंघी की और टॉयलेट से बाहर आकर जायजा लिया। वो आदमी मुझे कहीं दिखाई न दिया। फिर
फिर भी मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर टी स्टॉल की ओट में दीवार के साथ लगे हुए बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का काफी रश था, शायद कोई गाड़ी आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं उठा और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ से मैंने टैक्सी ली और उसे कृष्णा होटल चलने को कहा और सर नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया। खुदा जाने कहां से घुमाता हुआ ड्राइवर मुझे कृष्णा होटल ले गया। अपने कमरे में आकर मेरी जान में जान आई। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे सड़क पर देखा, कोई मशकूक आदमी दिखाई न दिया। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुमकिन है मुझे तिरुचिरापल्ली शहर में अभी 1 महीना मजीद ठहरना पड़े। सारा दिन होटल में पड़े रहने से मैं होटल वालों की नजरों में आ सकता था। उन दिनों ढाका फॉल के बाद सारे हिंदुस्तान में ये अफवाहें आम थी कि मशरकी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस शहर को छोड़ भी नहीं सकता था। पाम ऑयल नारोमनी मिशन के एजेंट मुझे किसी भी वक्त तलब कर सकते थे। मैंने वक्ती तौर पर इन परेशान कुन ख्यालात को जहन से निकाल दिया और खाना कमरे में भिजवाने के लिए सर्विस वालों को फोन कर दिया और खुद अखबार पढ़ने लगा। 20 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैं चौंक पड़ा। उठकर चाबी के सुराख में से बाहर देखा, होटल का बैरा खाने का तश्त लिए खड़ा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का एक पट खोल दिया। बैरा कमरे में आकर खाना लगाने लगा। यहाँ होटल के मुलाजिमों को यही पता था कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ और अपनी फर्म के लिए ऑर्डर बुक करवाने तिरुचिरापल्ली आया हूँ। चुनाचे ये सब लोग मुझसे अंग्रेजी या टूटी फूटी हिंदुस्तानी जबान में बातें करते। बैरे ने मुझे बताया कि निस्फ घंटे कबल मेरा फोन आया था। मैं उस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा किसका फोन था। बैरे ने कहा कि कोई औरत बोल रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुशशक्ल लड़की मालिनी अय्यर का फोन होगा, जिसको मैंने मंदिर से वापस जाते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बैरा चला गया तो मैं मालिनी अय्यर के बारे में सोचने लगा, कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट ना हो। मुझे उससे दूर रहना होगा। खाना खाते हुए मैं इस किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। बैरा खाली बर्तन वापस ले जाने लगा तो मैं उसे ये कहते कहते रुक गया कि अगर मेरा कोई फोन आए तो कह देना कि मैं कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि खुद मेरे ग्रोह के आदमियों का फोन भी आ सकता था। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके लेट गया। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। उसने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर तिवारी बोल रहे हैं? ये मालिनी अय्यर के सिवा और कोई लड़की नहीं हो सकती थी। तिरुचिरापल्ली शहर में यही एक लड़की मुझे जानती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तिवाड़ी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था, तुम नहीं थे। सुनो, मैं कंदरम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वही मार्केट जहाँ तुमने मुझे एक दुकान से निकलते देखा था। उसी दुकान के सामने एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ मौजूद होंगी। क्या तुम आओगे? मैंने जानबूझकर सवाल किया। कौन? लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं मालिनी बोल रही हूँ, मालिनी अय्यर। मैंने टेलीफोन करने और कॉफी की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की और कहा कि मैं आज शाम तक बेहद मसरूफ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, फिर किसी रोज मिलूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन घंटी एक बार फिर बज उठी। मालिनी मेरे एकदम फोन बंद कर देने से सख्त नाराज थी। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और उसने फोन बंद कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ जान छूटी, मैंने सोचा। लेकिन ये ख्याल अब दिल को परेशान करने लगा कि अगर ये लड़की एजेंट है तो उसे मेरे होटल और कमरे का पता चल गया है, वो मुझे पकड़वा सकती है। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी इस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े सुपर ग्रोह का आदमी हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड पर टॉप सीक्रेट B69 भी लिखा हुआ है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वही मेडिकल चेकअप वाली बात बार बार मुझे परेशान कर देती, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को पाकिस्तान दुश्मन मिशन के लिए चुना था और जिसको मैंने कत्ल करके ये भेस बदला था, वो भी एक पंजाबी हिंदू था। इन हक़ाइक़ के पेश नजर जरूरी था कि मैं ये होटल तब्दील कर दूं। अब सवाल ये था कि अपने गैंग के आदमियों को इतला दिए बगैर मैं होटल नहीं बदल सकता था, और उनमें से अभी तक ना तो किसी का फोन आया था और ना ही वो खद्दर पोश एजेंट मिलने आया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसी होटल में रहना होगा। मेरे पास कोई पिस्तौल या खंजर भी नहीं था। सोचा रात को बाजार में जाकर और कुछ नहीं तो एक चाकू ही खरीद लिया जाए। रात को खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर एक मार्केट में चला गया और चाकू खरीद कर वापस होटल में आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।